हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से आप कर ही रहे होंगे। तो हम लोग सेट नंबर 2 में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ठीक है। उसके आगे का जो आज क्वेश्चन है, तो मैं क्वेश्चन छांट छांट के करा दे रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट लग रहा है। मैक्सिमम जो चीज़ें रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी है, जो बहुत सारे सेट में पूछे हुए हैं, तो इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है। साथ ही साथ जो मेरे दोस्त पहली बार विजिट किए हैं, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटी वाला बटन दबा देंगे, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। क्योंकि इसमें अलग से ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा है। बस वही पढ़ाया जा रहा है शॉर्ट लिस्ट करके, कि जो ज़्यादा चीज़ें एग्जाम में बोर्ड में पूछी जाती हैं, रिपीट की जाती हैं। तो इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी कि सर इंग्लिश में भी दे दीजिए, तो इसलिए इंग्लिश में भी हमने क्या किया, ऑलरेडी क्वेश्चन इंग्लिश में लिखवा दिया है। बट समझाने का तरीका वही रहेगा, आप समझ जाइएगा होता क्या है। ठीक है जी। तो चलते हैं आज का जो क्वेश्चन है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। कल शायद यहीं के आसपास हुआ था, हाँ, ग नंबर हो गया था। ये वाला क्वेश्चन कल मैं करा दिया था। इसके जस्ट बाद का जो क्वेश्चन है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंगदैर्घ्य से क्या तात्पर्य है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है भाई। तो एक चीज मैं बता दूं आपसे, दो चीज पूछता है इसमें। तो एक पूछा है, एक और हो सकता है इसके बजाय वो पूछ ले, तो मैं दोनों ही लिखवा दे रहा हूं। ध्यान से सुनो। पहला दिया है देहली तरंगदैर्घ्य, इसने पूछा है देहली तरंग दैर्घ्य। अब इंग्लिश में लिख लेते हैं। दूसरा क्या दिया जी, ये अपने पास से बता रहा है, व्हाइट वाला, देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति, दोनों ध्यान से सुनिएगा। तो लिखना है क्या क्या है, आप दो लाइन लिखोगे कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में, किसमें जी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में आपतित विकिरण की, क्या लिखोगे जी, कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में आपतित प्रकाश की, आपतित प्रकाश की, वह, यहीं से दोनों में चेंज करना है, यहां तक दोनों में सेम रहेगा। मैं एक साथ लिख के दिखा रहा हूं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में आपतित प्रकाश की, सेम वही लिखूंगा इसमें भी। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में आपतित, आपतित क्या लिखे हैं, आपतित प्रकाश या आपतित विकिरण लिखते हैं। आपतित विकिरण की, विकिरण की वह, सेम सेम, आपतित प्रकाश की या आपतित विकिरण की। अब ध्यान से सुन लेना, इसके बाद करना क्या है, दोनों में सेम चीज है। लिखा है प्रकाश वैद्युत प्रभाव में आपतित विकिरण की वह, यानी कि अधिकतम मान, वह अधिकतम मान जिस पर किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव हो। बस खत्म। यहाँ अधिकतम, वहां हो जाएगा न्यूनतम, यही बात खत्म हो जाती है। बस चेंजिंग क्या है, तरंग दैर्घ्य में अधिकतम हो जाएगा और आवृत्ति में न्यूनतम हो जाएगा। सॉरी। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में आपतित विकिरण की वह अधिकतम, वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य, वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जिस पर, जिस पर, जिस पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन का, प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, उत्सर्जन संभव हो, उत्सर्जन संभव हो। समझ में आ गया बात, थ्री है, लेकिन मैं कराया क्यों है कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। उत्सर्जन से वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य, बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव में आपतित विकिरण की वह न्यूनतम, वह न्यूनतम आवृत्ति, वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव हो,
इतनी बात समझ में आई कि नहीं? दोनों देखो, मैं कंडीशन बता दिया, यहाँ आपसे पूछा हुआ है दिल्ली तरंग दैर्घ्य, तो ए वाला यहाँ का आंसर हो जाएगा। हो सकता है कहीं ये छप जाए आपके पेपर में कि दिल्ली आवृत्ति क्या होती है, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव में आपतित विकिरण की वह न्यूनतम आवृत्ति, यहाँ अधिकतम है और यहाँ क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा, जिस पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव हो। अब इसके बाद लिखिए, इसके बाद क्या लिखना है, इससे अधिकतम मतलब इससे अधिक तरंग दैर्ध्य पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं है। मतलब इससे ज्यादा जो अधिकतम दिया हुआ है उसके बाद अगर मैं तरंग दैर्ध्य को बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। अभी फोटो दिखाता हूं भाई। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में आपतित विकिरण की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव हो। अब देखो, इससे कम आवृत्ति पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। अब देखो, मैं इसको कंपैरेटली दोनों बता दिया कि तरंग दैर्घ्य रहेगा तो वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जिस पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव हो, उससे ज्यादा बढ़ाओगे तो उत्सर्जन नहीं होगा। इसमें क्या है, वह मिनिमम आवृत्ति जिस पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव हो, उससे कम करेंगे तो उत्सर्जन संभव नहीं होगा। देखो, इसी को हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखो, ये लाइट आती है यार, ये ना, देखो तो ए पॉइंट दिया हुआ है, तो यह क्या है, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हो रहा है, इसको बोलते हैं वी नॉट। क्या बोलते हैं जी, आवृत्ति को क्या बोलते हैं, न्यू नॉट। क्या बोलते हैं, न्यू नॉट या एफ नॉट से लिखते हैं। यह क्या है, मिनिमम आवृत्ति क्या दिया है, न्यू नॉट। इससे कम रहेगा तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं है। यह थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नाम से हम लोग इसको इंग्लिश में जानते हैं। यानी वह मिनिमम आवृत्ति जिस पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव है, क्या कहलाएगा जी, उसको बोलते हैं देहली आवृत्ति के नाम जानते हैं। फिर वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जिस पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव है, उसको देहली तरंग दैर्घ्य के नाम से जानते हैं। बस यही दोनों चीज है। तो ये प्रत्येक मेटल पे डिपेंड करता है कि मेटल कैसा है। ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन क्या है। अभी एक और डेरिवेशन कराते हैं, थोड़ा एक न्यूमेरिकल करा दें। ये देखो, पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत में प्रतिरोध इतना ओम है। अग्र अभिनत वोल्टेज में कितना परिवर्तन किया जाए कि धारा में 2 मिली एम्पियर का परिवर्तन हो जाए। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, सीधे सीधे फार्मूले पे रख देना है। तो नया कुछ तो है नहीं भाई, तो देखना है यहाँ से सॉल्यूशन में क्या करोगे। जब इसका सॉल्यूशन करोगे तो लिखोगे दिया है। देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उन सबको लिख डालो। ठीक है जी, क्या क्या दिया हुआ है, जैसे इसने बोला है कि एक क्वेश्चन में दिया हुआ है उन सबको मैं लिख दे रहा हूं कि पीएन संधि डायोड है, अग्र अभिनत में है। और आपको पता है जब पीएन संधि अग्र अभिनत में होता है तो धारा बहता है भाई, जाहिर सी बात है। तो प्रतिरोध दिया है 2500, प्रतिरोध आर कितना दिया हुआ है, 2500 दिया हुआ है। अगर अपनति वोल्टेज में कितना परिवर्तन किया जाए, डेल्टा भी हमसे पूछ रहा है कितना परिवर्तन किया जाए। तो हमके क्या पता भाई, डेल्टा भी कुछ होगा कि धारा का मान भैया डेल्टा आई में परिवर्तन कितना हो जाए, 2 मिली एम्पियर। तो कई लोगों को पढ़ना नहीं आता भैया, एम से मिली होता है, 2 मिली एम्पियर के नाम से इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो भाई मिली एम्पियर में दिया है, चेंज कर लेते हैं जी। ए मिली मतलब होता है 10 के पावर -3, ये हो जाएगा एम्पियर। 2 गुणे 10 पर -3 एम्पियर होता है भाई। इतना समझ में आ गया कि नहीं आया। आर दिया हुआ है, डेल्टा भी पूछ रहा है, आई पूछ रहा है। भी इक्वल टू क्या पढ़े हो जी भाई, आई आर। डेल्टा भी इक्वल टू डेल्टा आई इंटू में क्या हो जाएगा जी, आर। भी इक्वल क्या होता है जी, आई आर। बस कुछ करना नहीं है भाई मेरे, 2 इंटू 10 के पावर -3 और आर कितना दिया जी, 25। बताओ इससे सस्ता क्वेश्चन क्या मिलेगा, 25 दूना हो जाएगा 50
और 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है जी, ये डेल्टा भी, इतना भी आंसर लिख सकते हो, ये हो जाएगा हमारा वोल्ट, ये हो जाएगा वोल्ट में। लेकिन 10⁻³ को क्या बोलते हैं जी, मिली। तो आप लिख सकते हो डेल्टा वी का मान 50 मिली एम्पियर, सॉरी 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 50 मिली वोल्ट, ये भी हो जाएगा 50 मिली वोल्ट। साथ ही साथ में रसगुल्ला क्या कर सकते हो, है मिली दिया हुआ ना, चेंज कर सकते हो, आंसर हो सकता है कहीं एमसीक्यू में पूछ ले, कंपटीशन में, जब कंपटीशन का एग्जाम देते हो आगे, भाई इंटरव्यू के बाद देना ही ना है ना, बिना इंट्रेंस एग्जाम थोड़ा एडमिशन लेना है, ना तो कहीं ले लो भाई, बीए हुए कर लो तो काम चल जाएगा। लेकिन नहीं, अगर आपको मन से पढ़ना है तो इंट्रेंस देना पड़ेगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा भाई। तो देखो डेल्टा वी इक्वल टू, ये है 50, 10⁻³ मतलब नीचे हो जाएगा 1000, काटो के 1 0 से 1 0 कट जाएगा, डेल्टा वी बराबर हो जाएगा 5/100, और डेल्टा वी हो जाएगा 0.05 वोल्ट, ये रहा 0.05 वोल्ट, ये भी आंसर दे सकता है। तो तीन तीन आंसर बताए हैं, फार्मूला तो एक ही है भाई, और क्वेश्चन बहुत ही आसान रहा था। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान है। ठीक है, देखो यहाँ क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, डेल्टा पी और आई मिली एम्पियर में चेंजिंग दिया हुआ है। तो मैं क्या किया, इन सबको मान लिया हूँ। डेल्टा आई बराबर 2 मिली एम्पियर यहाँ दिया हुआ है, लाके रख दिया गया है। डेल्टा आई बराबर 2 इंटू 10⁻, क्या दिया है, -3 दिया हुआ है। अब देखो डेल्टा भी डेल्टा आई आर इंटू में आर होता है, सब ला के रख लिए हैं। मिली में दिया है तो भाई मिली वोल्ट आया हुआ है, पहले जो 10⁻³ है वोल्ट आ गया, 10⁻³ को मैं लिखूंगा मिली, तो मिली वोल्ट भी हो सकता है, या 10⁻³ को नीचे हो जाएगा 1000, काट लेंगे 0.05 वोल्ट हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा। हरिओम। तो आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, घड़ी का था, अंगा देखिए, न्यूमेरिकली खोज खोज के मैं करा रहा हूं। चलो इसको थोड़ा सा देखो क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले बोला है कि वाटहीन धारा क्या होता है। वाटहीन धारा, नाम से ही स्पष्ट है, वाटहीन बोला है भाई। ठीक है, 1 मिनट, हाँ चलिए, वाटहीन धारा बताइए। हो गया, देखो भाई थोड़ा, नाम से ही स्पष्ट है कि वाटहीन धारा होती क्या है। ठीक है, अब देखो वाटहीन मतलब, वाटहीन धारा की बात बोला है कि वह धारा मतलब ऐसा प्रत्यावर्ती धारा जिसके सर्किट में फ्लो होने पर उस परिपथ की औसत शक्ति क्या हो जाए, 0 हो जाए। नाम ही है वाटहीन। वाट किसका मात्रक है जी, शक्ति का मात्रक है, और शक्ति इसमें क्या होना चाहिए, हीन मतलब 0 हो जाए, औसत शक्ति 0 हो जाए। तो यही थोड़ा डेफिनेशन लिखना है। तो डेफिनेशन आप ये लिख लोगे, 1 मिनट भैया, डेफिनेशन आप ये लिख लोगे, आता है भी, हाँ देखो, वाटहीन धारा वह प्रत्यावर्ती धारा है जिसके प्रवाह के कारण परिपथ में औसत शक्ति व्यय क्या होता है, शून्य हो जाता है। जो मैं बताया हूं कि वाटहीन धारा ऐसा प्रत्यावर्ती धारा है जिसके प्रवाह के कारण परिपथ में औसत शक्ति क्या होता है जी, शून्य होता है। साथ ही साथ जानना है कि मिलता किसमें है, कि जो केवल शुद्ध प्रेरणकीय, शुद्ध प्रेरणकीय या धारतीय परिपथ, धारतीय वाला मतलब एक्सी के अंदर, या हमारा एक्सियल, इन्हीं दोनों में मिलेगा हमको, आर वाले में नहीं मिलता है। समझ में आ गया भाई। तो यही बोला है कि शुद्ध प्रेरण की यानी प्योर एक्स, केवल ए वाला सर्किट, एल वाला, ए वाला कॉयल वाला हो गया, और एक ए वाला धारिता वाला, इन्हीं दोनों सर्किट में मिलेगा, यही पॉसिबिलिटी बताया हुआ है। तो याद कर लीजिएगा कहाँ कहाँ है। और साथ ही साथ दोनों में, इन दोनों में एक्सल और एक्सिस में फेज का अंतर, कलांतर, दोनों के बीच का डिफरेंस होना चाहिए 90 डिग्री का। भाई ये बताया गया हुआ है आपको, वहीं से आता है वाटहीन धारा। लेकिन बात करते हैं भाई न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा हुआ ना, बोला हुआ है कि 15 माइक्रोफैराड का एक संधारित्र 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज के एसी सोर्स से जोड़ा गया है। परिपथ में प्रतिघात प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। 3 नंबर का है, 1 नंबर वहां गया, 2 नंबर मिल का। मैं आपसे एक ही बात बार बार बोल रहा हूं भाई, न्यूमेरिकल तो लॉलीपॉप है, पूरा का पूरा नंबर देगा, इसलिए छोड़ने की कोशिश मत करिएगा। पूरा कोशिश यह करिएगा कि हर हालत में क्या कर ले, हम लोग सॉल्व कर ले। चलते हैं, दिया क्या है देखते हैं। दिया है भाई
15 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र दिया हुआ है। कितना माइक्रोफैरड जी? 15 माइक्रोफैरड। तो फैरड किसका यूनिट है जी? संधारित्र का यूनिट है। सी दिया हुआ है हमें, सी दिया हुआ है भाई, सी दिया हुआ है 15 माइक्रोफैरड। माइक्रो का मतलब क्या होता है जी? माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर माइनस का 6, ये हो जाएगा फैराड। पहला कहानी खत्म हुआ। फिर बोला है 220 वोल्ट, क्या दिया जी? 220 वोल्ट संधारित्र दिया हुआ है, 220 वोल्ट, दूसरा काम आएगा। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है कितना जी? 50 हर्ट्ज जोड़ा गया है। पहला क्या जी? प्रतिघात, एक्स सी पूछ रहा है, एक्स सी क्या होगा। फिर क्या पूछ रहा है जी? लिख लेते हैं, प्रतिरोध धारा का वर्गमूल मूल मास, IRMS, रूट मीन स्क्वायर। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान रूट मीन स्क्वायर पूछ रहा है, दो चीज पूछ रहा है भैया, ध्यान से सुन लो। पहले एक्स सी निकलेगा कैसे? एक्स सी इक्वल टू होता है 1 का ओमेगा सी, एक्सएल वाला ओमेगा एल होता है, लेकिन अब हम चूंकि जानते हैं कि एक्स सी बराबर होता है 1 का ओमेगा सी। समझ में आया कि नहीं? और ओमेगा होता है 2 पाई एन या 2 पाई एफ लिखते हैं भैया। तो एक्स सी कैसे आएगा जी? 1 का, इसके जगह पर 2 पाई एफ और इंटू में हो जाएगा हमारा सी। सारे के सारे वैल्यूज गिवन है, ला के रख लेना है, तो आप भी ला के रख लीजिए भैया। 1/2, पाई की वैल्यू 3.14, एफ कितना दिया जी? 50 हर्ट दिया हुआ है। और सी कितना दिया है? 15 गुणे 10 के पावर माइनस 6, 15 गुणे 10 के पावर माइनस का 6, 15 गुणे 10 का पावर माइनस का 6। अब कहोगे सर कैलकुलेशन तो बड़ा हार्ड है, तो भैया हार्ड तो है, लेकिन मैं करके दिखा रहा हूं, थोड़ा सा आप धैर्य बनाइए, साथ दीजिए मेरा। देखो 1 यहाँ डेसिमल 2 प्लेस पे 50 दूना हो जाएगा 100, देखो 50 दूना हो जाएगा ही 100, इनटू में देखो ए हो जाएगा खत्म, 3.14 है, टी हो जाएगा 314, दशमलव को मान लेंगे एक, ए दशमलव को एक, 1220, इनटू में हो जाएगा 100, अपान में हो गया। यहाँ क्या बचा जी? ए 50 दूना 100, यहाँ खत्म हो गया। ए इसको कर लिया 15, बचा है 15, 10 के पावर माइनस 6 है, ऊपर जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? फिर से देखना है यहाँ से भाई, एक चीज और, कुछ दिक्कत। अब देखो हाई 100 से 100 कट गया, 1 बटे में 15 चौको 60, 15 कने 15, अब 15 छः हो जाएगा 21 का एक हासिल 2, 15 तिया 45, 46, 47, 10 के पावर हो जाएगा 6। अब यहाँ देख लो एक्स सी इजक्वल टू, ध्यान सुनना, ये हो जाएगा 10 के पावर 6। अगर मैं इस 47, 10 के पावर 6 मतलब कुछ तो आएगा भैया, तो देख लो 20, 40, 60, नीचे हो जाएगा 4710, आ गया। 15 चौको 60, 15 कर 15 6 21, 15 45 47 हो गया। अब देखो 1 0 से 1 0 काट लेना, 471 1000 है। ये लगभग सॉल्व करने के बाद आफ्टर सॉल्विंग दिस लगभग आएगा 212, कितना आएगा जी? लगभग आ जाएगा 212.3 ओम। आप करिएगा, इतना तो कर ही दिया है, अब खाली भाग देना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख में 471 से भाग कर लेंगे तो 212.3 ओम आएगा। एक्स सी हमारा निकल गया। एक बार आप सरसरी निगाहों से देख लीजिए, एक बार आप देख लीजिए कि आ रहा है कि नहीं। ओहो, हम्म, हो गया, एक बार देख लिए, ध्यान से सुनो। सी मेरा दिया हुआ है 15 गुणे 10 की पावर माइनस 6 फेरेट, वी दिया है 220 वोल्ट यानी कि VRMS है, रूट मीन स्क्वायर दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट, एक्सी हमसे पूछा हुआ है, क्या करूंगा मैं जी? IRMS इक्वल टू पूछा हुआ है, एक्सी पूछा हुआ है। अभी तो मैं केवल एक क्वेश्चन बताया हूँ, एक्सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी, यहाँ लिख दूं क्या? ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, हो जाएगा। तो इसके सीट रखूंगा 2 पाई एफ, बगल में ऐसी 2 पाई की वैल्यू 3.14, एफ का मान दिया है 50 हर्ट, सी दिया है 15 गुण 10 की पावर माइनस का 6। सारा रखने के बाद मैं क्या काट पीट किया हूँ भाई, देख लो, एक 3.14 है, 50 का गुणा किए हैं तो 100 हो गया है, ये दोनों
यहाँ पे 3.314 बटे में 100, नीचे 50, फिर से 15 × 10⁻⁶, ऊपर जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, ये काट लिया। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया, 1 बटे में इतना है 10⁻6, 10 को 6 लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 कर दिया। ठीक है जी, एक जीरो कट जाएगा, 4710 था, 471 बच जाएगा, भाग लेना 212 ओम आएगा। इतनी बात समझ में आ गई हो तब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसी में दिया हुआ है। हमसे पूछा है धारा का वर्ग माध्य मूलमान। धारा का वर्ग माध्य मूलमान क्या होता है, ध्यान से सुनना। एक्सी इसमें मैं यूज करूंगा, देखो IRMS, जैसे मैं बोलूं आई इक्वल टू क्या होता है V/R, यहाँ IRMS क्या हो जाएगा, V की जगह पर क्या दिया है क्वेश्चन में VRMS, और इसके जगह क्या आ गया हमारा XC आ गया। अभी तो सॉल्व किया XC। अब ध्यान से सुन लो, IRMS कितना अच्छे से निकल जाएगा। ठीक है, IRMS निकालना है तो VRMS क्वेश्चन दिया है 220 और ए आ जाएगा 212.4। आफ्टर सॉल्विंग दिस IRMS आ जाएगा 1 पॉइंट, देखते हैं 212 एक बार में जाएगा, मान लेते हैं 212 है, 2200 हो जाएगा, 2124। देखो दशमलव है 10 से गुणा कर लेते हैं, 220 है, एक जीरो ऊपर चल जाएगा, है 22124 हो जाएगा। अब इसको भी डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना तो भाई आसान है, सीधे मैं आंसर लिख लेता हूँ। IRMS हो जाएगा 1.4 ओम, सॉरी एम्पियर। आप लिख लीजिएगा, डिवाइड कर लीजिएगा, आप डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा 1.4 एम्पियर। ठीक है जी, 04 है, 1.04 एम्पियर, 6 मत मान लेना, 1.04, सॉरी इतना हो गया, नोट करिए, इतना हो जाए तो नोट करिए, यहाँ से ले लीजिए, इसका फोटो खींच लीजिए। ओहो, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आ गया। सिग्मा ई, चलिए भाई सिग्मा बॉय आप लोग हैं, आगे चलते हैं, करेंगे अपने वाले ही, लेकिन अच्छे से सॉल्व करिएगा अपने मन से, बस यही आपसे उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। अब देखो 3 नंबर वाला सारा क्वेश्चन करा रहा हूँ, सारा का सारा 3 नंबर क्वेश्चन है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसके लिए मैं आपको कुछ कोड बता दूं, यहाँ देखो, जब भी ये पूछेगा तो आप याद क्या रखेंगे। सबसे पहला कोड है सिग्मा, 4 पॉइंट बताऊंगा, पहला पॉइंट है सिग्मा, दूसरा है ई, पहला दूसरा सिग्मा हो गया, ई हो गया, उसके बाद से वी, और जैसे वी निकल जाएगा तब निकाल लेना हमारा सी। ये 4 पॉइंट आपको जानना है, समझ में आया कि नहीं, ये 4 पॉइंट आप जानते रहिएगा, तब आपको आगे चल के काम करेगा। ठीक है, ये 4 पॉइंट आपको जानना है। सिग्मा बाय जो आप याद करते हो, तो सिग्मा से लेकर EVC, सिग्मा EVC याद करिएगा। 4 चीज, हर एक चीज में भाई कोडिंग बना लीजिएगा, किसके बाद किसको करना है, नहीं तो डेरिवेशन बहुत ज्यादा है, आप भूल जाएंगे, जाहिर सी बात है, कोई भी बच्चा भूलता है, लेकिन प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, थोड़ा सा कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है क्या क्या याद करना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले फिगर बनाता हूं। ठीक है भाई, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक बताना है, और इसकी धारिता कैसे बढ़ाएंगे, तो व्यंजक कई तरीके से बच्चे निकालते हैं, एक तरीका मैं भी आपको बता दूं, देख लो, यह 2 प्लेट है, इसका नाम है x और इसका नाम क्या दिया है y, 2 प्लेट दिया हुआ है समांतर प्लेट, इसको जब प्लस क्यू चार देंगे तो यह इसके सरफेस पे क्या होता है, फैल जाता है, और प्लस की वजह से बगल वाला क्या होता है, इसके रीजन से माइनस हो जाता है। इसका एरिया ए है, प्लेटों का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ ए है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, और इसका पृष्ठीय घनत्व किसका जी, इन प्लेटों का जो पृष्ठीय घनत्व होगा वो क्या है जी, हमारा सिग्मा है, तो लिखना पड़ेगा, लिख लेते हैं। माना माना 2 समांतर प्लेट, 2 समांतर प्लेट एक दूसरे से
डी दूरी पर हैं, डी दूरी पर हैं तथा इनके प्लेटों का क्षेत्रफल, इनके प्लेटों का क्षेत्रफल क्या दिया है, ए है, प्लेटों का क्षेत्रफल ए है और प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश देने पर, प्लस क्यू आवेश देने पर प्लेट वाई, प्लेट वाई ऋणावेशित हो जा रहा है, प्लेट वाई ऋणावेशित हो गया है, हो गया है और यह एक संधारित्र का रूप ले लिया, और यह एक संधारित्र का रूप ग्रहण किया है, ग्रहण किया है, ये हो जाएगा। अभी एक वो चीज मैं लिखा ही नहीं, देखो इतना नहीं लिखोगे तभी काम चल जाएगा, काम डगर जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। इनका आवेश, आवेश पृष्ठ घनत्व, आवेश पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा है। तो सिग्मा इक्वल टू होता क्या भाई, ए बताना है कि सिग्मा इक्वल टू होता क्या है, तब ने डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे आवेश जो इसका दिया हुआ है उसका आवेश पृष्ठ घनत्व क्या होता है। चलिए यहां तक नोट करिए, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ध्यान से सुनो, हो गया। अब लिखेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व, पहला पॉइंट पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। देखो सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपान का ए, यह हमारी इक्वेशन में क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अब यहीं से डेरिवेशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले, अच्छा इस पेज पे है, देख लो, सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपान में ए हो जाएगा। अब बात आती है ई होता क्या है, ई होता क्या है भाई, बीचों बीच की, आपको गॉस थ्योरम से पढ़ाया गया था। देखो यहाँ ए प्लस क्यू चार्ज है, एक क्वेश्चन भी याद याद रहे हैं, ए माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। इस पॉइंट पर निकालोगे चार्ज, ई निकालोगे, तो देखो प्लस की वजह से कहाँ होगा जी, प्लस की वजह से कहाँ होता है, बाहर, प्लस की वजह से इधर जाएगा बाहर की तरफ, माइनस की वजह से अंदर की तरफ। तो जो इस पे होता है फार्मूला सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल आउट हो जाता है। मैं थोड़ा वहीं से फार्मूला बता रहा हूँ, लेकिन बीचों बीच में आओगे ना तो देखो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस इसके वजह से भी बाहर की तरफ, इसके वजह से अंदर की तरफ, दोनों सेम डायरेक्शन होते हैं, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों मिल जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों कैंसिल आउट, सिग्मा अपान का एप्सिलॉन नॉट वही लिखने वाला हूँ। यानी कि समांतर प्लेट, समांतर प्लेट के बीच में वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र जो हमारा ई हो जाएगा, ई निकालना है, कितना हो जाएगा जी, सिग्मा अपान का एप्सिलॉन नॉट। अब देखो जैसे ही सिग्मा, अब लिखूंगा मैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो इस सॉरी 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 ए ई इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा का जब क्या हो जाएगा, क्यू अपान का ए एप्सिलॉन नॉट। यह इक्वेशन नंबर क्या है, 2 है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, बस केवल समझाया हूं, ये करना नहीं था आपको, ये तो केवल समझाने के लिए था कि आपको एक क्वेश्चन कराया गया है, क्वेश्चन भी आता है तो घबराइएगा नहीं, घबराने की बात नहीं है, बस क्वेश्चन को आराम से पढ़ने की जरूरत है भाई, ठीक है। अब देखो, अब बात है विभवांतर की, विभवांतर की बात है। देखो यहां से पहला हो गया सिग्मा, दूसरा हो गया ई, अब बात करेंगे किसकी जी, वी। वी इक्वल टू क्या होता है, वी इक्वल टू कहाँ गया, वी इक्वल टू क्या होता है, एक एक चीज मैं बता रहा हूं, v इक्वल टू क्या होता है। देखो आपको मैं पढ़ाया हूं E इक्वल टू होता है v अपान का d, कई बार रिलेशन बताया हूं, तो यहां से v इक्वल टू क्या होगा, E के साथ d हो जाएगा, ठीक वैसे ही E के साथ क्या हो जाएगा,
डी हो जाएगा, तो हमारा भी निकल जाएगा। ये कितना निकला है, क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट इनटू में डी, और यह इक्वेशन नंबर हो जाएगा हमारा 3। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो बस भी लाना है। जैसे भी लाएंगे तो संधारित्र की फार्मूला पता है, C इक्वल टू होता है Q अपान का भी रख लेंगे तुरंत ही। मेरा जो क्या बोलते हैं, अब चूंकि हम जानते हैं संधारित्र की धारिता, वही फार्मूला यहाँ मैं लिख दूंगा कि संधारित्र की धारिता होती क्या भाई। संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता क्या पता है, C इक्वल टू क्यू अपान का भी होता है, तो C इक्वल टू होता है क्यू अपान का भी। अब मैं लिखूंगा समीकरण 3 से भी का मान रखने पर, समीकरण 3 से भी का मान रखने पर, भी का मान रखने पर C इक्वल टू ए हो जाएगा क्यू, भी कितना बाबू, क्यू डी अपान में ए एप्सिलॉन नॉट। देखो क्यू से क्यू कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट कहाँ जाएगा ऊपर, एप्सिलॉन नॉट कहाँ जाएगा जी, अरे भैया तू तेरज हो जा, समझाना काम था, समझ लिए बच्चे हमारे। अब यहाँ देखो C इक्वल टू होगा ए एप्सिलॉन नॉट कहाँ जाएगा ऊपर, ए एप्सिलॉन नॉट, नीचे क्या बचेगा डी। यही तो हमारा है फार्मूला भैया मेरी, यही फार्मूला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है। अब बात करना है कि दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच कोई परावैद्युतांक के आ जाए तब क्या होगा, देखना दोनों प्लेटों के बीच कोई परावैद्युतांक के आ जाए तो, यानी माध्यम हो तो, दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच कोई माध्यम रखा जाए, कोई माध्यम हो जिसका परावैद्युतांक, जिसका परावैद्युतांक के हो तो। अब ध्यान से सुन लो, C इक्वल टू नया कुछ नहीं है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन का डी इनटू में हो जाएगा के, बस और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, यही फॉर्मूला करना है, C इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन का डी। एक बार ध्यान से देख लो, एक बार ध्यान से देख लो मेरे रसगुल्ला, ये जो ट्रिक मैं बताया हूं क्या उसे समझ में आया है कि नहीं आया। सबसे पहले आप याद कर लीजिएगा, एप्सिलॉन क्या है, सिग्मा ईवीसी, ईवीसी पहले सिग्मा, फिर ई, फिर वी, और सबसे लास्ट में सी। 4 पॉइंट अगर याद रहेगा, कंसेप्ट क्लियर रहेगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालने के लिए, उसके बाद तो जो पूछेगा बता ले जाओगे। तो सबसे पहले सिग्मा, ओकरे बाद से ई, फिर से भी, लास्ट में सी, सिग्मा ईबीसी। तो सिग्मा ईबीसी के माध्यम से मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि माना दो समांतर प्लेट एक्स और वाई है, एक दूसरे से डी दूरी पर रखा गया है, इन प्लेटों का क्षेत्रफल ए दिया हुआ है, प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश देने पर प्लेट वाई ऋणावेशित हो गया है और एक संधारित्र का रूप ग्रहण किया हुआ है, आवेश पृष्ठ घनत्व। तो लास्ट में जो यहाँ प्लस होता है, यहाँ अर्थिंग कर देते हैं भैया, बताया नहीं थे, वहां संधारित्र में बताया अर्थिंग कर दिया जाता है। तो आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, तो क्या बताओगे भाई मेरे, देखो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपन के, डेट इक्वेशन नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर है। अब कह रहे हैं कि सिग्मा निकल जाएगा तो ई निकालेंगे, तो समांतर प्लेट के बीच में वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, बीचों बीच की बात कर रहा है कि बीचों बीच में निकालेंगे तो कितना होगा, समांतर प्लेट के बीच में। तो हमने बोला भैया सिग्मा अपान का एप्सिलॉन नॉट होता है, भाई सिग्मा की वैल्यू पता है, क्यू अपान ए रख देंगे, नीचे हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा निकल गया, ई निकल गया। अब काम है हमारा भी निकालने का भाई, तो v इक्वल टू होता है ई इंटू में डी, कहां से होता है बताया है, ई के जगह पे यहां से क्यू ए एप्सिलॉन नॉट ला के रख देंगे, इनटू में हो जाएगा डी, ये हो जाएगा क्यू डी अपान ए का एप्सिलॉन नॉट। अब हम पहुंचे हैं कहां तक, लास्ट में सी, सिग्मा हो गया, ई हो गया, भी हो गया, लास्ट क्या है सी। संधारित्र की धारिता सी इक्वल टू होता है क्यू अपान का v। समीकरण 3 से v का मान रखने पर c इक्वल टू ए क्यू है, v का मान क्यू डी अपान में ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू से क्यू कट गया, ए एप्सिलॉन नॉट जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा डी। यही हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है, c बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपान का डी। अगर इनके बीच का जो प्रवहतांक k है, कोई माध्यम रखा जाए तब हो जाएगा, k से मल्टीप्लाई कर देंगे ए एप्सिलॉन नॉट के अपान का डी।
इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो नोट कर लीजिए। है अभी तो हल्का सा फोटो के बारे में लिखवाया गया है, असली बात यहाँ है। ए याद रखिएगा, सिग्मा ई वी सी। हरिओम। अगर यहाँ तक हो जाए तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो जाए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसी फार्मूले से, ओहो, हरिओम, इसी फार्मूले को हमने लेंगे। जो क्वेश्चन पूछा हुआ है एक एक बात को जवाब दिया जाएगा। इसकी धारिता कैसे बढ़ाएंगे? तो भैया धारिता धारण करने की क्षमता को आप कैसे बढ़ा पाएंगे, ये चीज आप हमें बता दीजिए। तो ध्यान से सुन लो भैया, यही फार्मूले को मैं ले रहा हूं, उसी से आपको सारा का सारा समझाऊंगा कैसे धारिता बढ़ जाएगी। देख लो, लिखोगे चूंकि हम जानते हैं कि, चूंकि हम जानते हैं कि समांतर प्लेट की संधारिता C इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपान का डी। के को मैं लिख दिया हूं, कोई दिक्कत नहीं। के ए एप्सिलॉन नॉट अपान का डी। समझ में आया कि नहीं आया? C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपान का क्या होता है? डी होता है। अब यहां से C को बढ़ाना है, तो भाई देखना ना, के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक है। अगर उसको बढ़ा दें तो C तो बढ़ जाएगा, पहली बात। फिर ए को बढ़ा दें, मतलब प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दें, तो भाई तब भी बढ़ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होता है भाई, उसका तो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होगा। टी क्या है? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। रिवर्स में दिया हुआ, नीचे दिया हुआ, ऊपर दिया हुआ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, मतलब डी जितना घटाओगे सी उतना बढ़ जाएगा। यही 3 पॉइंट हमें लिखना है। अब पहला पॉइंट इज सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या दिया हुआ है जी? ए के। यह इक्वेशन फर्स्ट है, तीनों में लिखवाता हूं। फिर से सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है जी? डी के। और तीसरा है सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या जी? के का। 3 पॉइंट निकला है। तीनों पॉइंट में कंपैरेटिव बता रहा हूं। कंपैरेटिव इसलिए बता रहा हूं कि मेरे रसगुल्ले को क्या हो जाए जी? याद हो जाए भाई। आपको याद करना है तो देख लेना। पहली बात लिखेंगे, चूंकि प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल धारिता के समानुपाती है, धारिता के समानुपाती है। इंदिया जी, धारिता के समानुपाती है, तो इस तो यदि हम प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दें, तो धारिता बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आया कि नहीं? बढ़ा दें तो धारिता बढ़ जाएगी। कोई दिक्कत हो तो बताइए। सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है जी? ए के। मैं बोला हूं प्लेटों का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है धारिता के समानुपाती है, तो यदि हम प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बात समझ में आई? क्वेश्चन हमसे पूछा है धारिता कैसे बढ़ाएंगे, तो भैया धारिता आपने पूछा है कैसे बढ़ाएंगे, हम तो बता दिए हैं। धारिता कैसे बढ़ाएंगे जी? अगर मैं क्या करूं, 1 मिनट, हाँ ऐसे, अगर मैं प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दूंगा, देखो ई बढ़ेगा तो सी भी क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा। अगर धारिता घटाना है तो प्लेटों का क्षेत्रफल घटा देंगे, जाहिर सी बात है। समझ में आ गई कि नहीं आई? पहली बात। दूसरा बात बोल रहा है सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डी, मतलब जो दोनों के बीच, प्लेटों के बीच की जो दूरी है वह धारिता के क्या होता है जी? व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे, सी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और डी घटेगा तो सी बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई? अब देखो प्लेटों, अब लिखेंगे प्लेटों, प्लेटों के चूंकि प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी धारिता के
धारिता के व्युत्क्रमानुपाती, धारिता की व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है चाहे, समझ में आ गया। अतः अतः प्लेटों प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर, बीच की दूरी को घटाकर धारिता धारिता बढ़ाया जा सकता है, धारिता बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल आपके लैंग्वेज में है। व्युत्क्रमानुपाती है तो भैया क्या बोलेंगे, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर धारिता, मतलब बीच की दूरी को घटा लेंगे, धारिता हमारा बढ़ जाएगी। मतलब मुझे बढ़ाने की बात बोला है क्वेश्चन में, तो ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। अब तीसरा पॉइंट क्या है जी, दोनों प्लेटों के बीच का माध्यम, दोनों प्लेटों के बीच का माध्यम यानी परावैद्युतांक। क्या बोलेंगे जी, दोनों, चूंकि दोनों प्लेटों दोनों प्लेटों दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम माध्यम का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक धारिता के समानुपाती है, धारिता के समानुपाती है। अतः अतः परावैद्युतांक परावैद्युतांक को बढ़ाने पर धारिता भी बढ़ जाएगी, धारिता भी बढ़ जाएगी। तीनों का तीनों बहुत शानदार तरीके से मैंने एक एक का एक्सप्रेशन करा दिया है। इसी फार्मूले को याद रखिएगा। कैसे, सबसे पहले पूछेगा भैया आपसे, सबसे पहले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक पूछेगा, दो प्लेट बना लीजिएगा, जो जो माने हो वो लिख लीजिएगा। उसके बाद ट्रिक है सिग्मा ई वी सी। ट्रिक क्या है बाबू, ट्रिक याद कर लो, सिग्मा ई वी लास्ट में सी, सिग्मा वो याद कर लो, सिग्मा ई वी सी। जैसे ही आया उस वाली इक्वेशन के बेस पर मैंने सारा का सारा बता दिया कि कैसे हम बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, थोड़ा आप ध्यान से सुनिए। हरिओम। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, इसके बाद क्या दिया हुआ है। एक क्वेश्चन और हम लोग का छूटा हुआ था, नहीं, अब यहां देख लीजिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो हम लोगों से छूटा है भाई, तो छोड़ना तो है नहीं, करना तो ही है। जो भी क्वेश्चन छूटा है घबराने की बात नहीं है। एक और है भाई, डी ब्रोगली कहाँ गया, वो बहुत बार आ रहा है, और जो बार बार आ रहा है उसको मैं बार बार करा दूंगा। देखो किरचॉफ वाला मैं भी कराऊंगा नहीं इसको, किरचॉफ का धारा एवं वोल्टेज संबंधित नियम पिछले वाले में कराए हैं, तो भैया कहोगे तो फिर करा दूंगा। जो बार बार एक ही चीज है उसको मैं नहीं करा रहा हूं, कहेंगे तो करा देंगे भाई। ए भैया एक क्वेश्चन देख लो, लाइन से देखना पड़ेगा। कराते हैं, डी ब्रोगली हो गया भाई, डी ब्रोगली हमारा हो गया। कला संबंध स्रोत भी बता चुके हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हो गया है। अब देखो पोलराइड वाला एक क्वेश्चन था, किधर गया। आपके पास भी पीडीएफ दे दिया गया भाई, आपको भी पीडीएफ दे दिया गया है। अब बाकी आप कितना पढ़ते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। पीएन संधि डायोड डिस्कार्डिंग में कैसे, देखो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैं आपको बता दूं रहा इसमें से जो बार बार पूछ रहा है। एक पीएन संधि डायोड है अर्ध तरंग दिशकारी के रूप में चाहे पूर्ण तरंग दिशकारी के रूप में, हर सेट में पूछ रहा है, ठीक है। कहेंगे तो पिछले बार में पूर्ण तरंग दिशकारी बताए थे, आज अभी मैं इसको बता दे रहा हूं कि अर्ध तरंग दिशकारी क्या होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और मैं आपको बताया हूं, कौन जी,
किरचाप, देख लो, एक किरचाप वाला। ये दो क्वेश्चन आप हूबहू कहीं ना ही तो छपेगा छपेगा छपेगा, 100% बता रहा हूं। किरचाप का दोनों नियम में से एक नियम आने वाला है। और पीएन जंक्शन, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, और तरंगदिशकारी, पूर्ण तरंगदिशकारी। तो इसके पहले वाले जो सेट में कराया था वहां पूछा था पीएन जंक्शन पूर्ण तरंगदिशकारी के रूप में, और यहाँ क्या पूछा है जी, पीएन जंक्शन 5 नंबर में सरल परिपथ बनाकर इसकी कार्य विधि समझाना है। मतलब पूरा कैसे वर्क करता है वो पूरा चीज हमें समझा देना भाई। तो देखो भाई, अगर मैं ग्राफ बना रहा हूँ, जैसे सॉरी, इसका जब फिगर बना रहा हूँ ना, फिगर को बड़े इत्मीनान से समझ लेना। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा दिमाग लगा के फिगर बना लीजिए, उसके बाद तो बल्ले बल्ले है भाई। 5 नंबर का क्वेश्चन है, पीएन जंक्शन है, हमको अर्ध तरंग दिशकारी बताना है। देखो, सबसे पहले आपको मैं बनाया था एक ट्रांसफार्मर। ये लो भाई, ये हमारा है प्राइमरी कॉइल P1 और P2, और यहां से हम दिए थे एसी सोर्स। ये था हमारा एसी सोर्स, और ये रहा हमारा जो ट्रांसफार्मर, और यहाँ है हमारा सेकेंडरी कॉइल भाई। ये ले लो, ये है S1 और S2, S1 और S2। अब ध्यान से सुनो, उस दिन बताए थे पूर्ण तरंगदिशकारी, उसमें 2 डायोड लगा था, इसमें केवल एक डायोड लगेगा। इसमें केवल एक डायोड लगेगा भाई मेरे। ये रहा डायोड 1 नंबर, ये रहा हमारा P, और ये रहा हमारा N। और भैया मेरे यहाँ लगा देते हैं लोड रेजिस्टेंस। क्या लगाते हैं जी, लोड रेजिस्टेंस। और ये बाहर की तरफ निकलता है हमारा लोड रेजिस्टेंस इनपुट। ये है हमारा इनपुट, ये रहा इनपुट, और ये रहा हमारा क्या जी, आउटपुट। फिगर ए बना लेना। ए फिगर सभी लोग को बनाना आ जाएगा, बहुत ही आसान है भाई। ये सबसे पहले ट्रांसफार्मर, ये प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है। सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा होता है फेरों की संख्या, प्राइमरी में कम है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर है भाई मेरे। अब देखो पीएन संधि दिया हुआ है, इसको पीएन जंक्शन को मैंने बना दिया। इसके अंदर हुआ क्या भाई, S1 से मैं एक डायोड D1 जोड़ दिया हूं। अब देखना लोड रेजिस्टेंस है, मैं यहां से एसी दिया हूं। क्या दिया भाई, ए सी ए सी ए सी ए सी। लो भाई, ए सी गया इसके अंदर। ये इनपुट है, ये हमारा इनपुट या निवेशी धारा, निवेशी वोल्टेज बोलते हैं इसको, निवेशी जो इनपुट दिया गया है इसके अंदर। अब मुझे क्या करना है, आउटपुट क्या मिलेगा यही बताना है। आउटपुट क्या मिलेगा ये बताना है। तो सबसे पहले पूरा सुंदर सा फोटो बना के सजा दीजिएगा। जैसे ही फोटो बन के सज जाएगा, जैसे ही फोटो बन के सज जाएगा, अब बात आती है कि पीएन जंक्शन अर्धतंदिष्टकारी काम कैसे करता है भाई। इसका एक्सप्लेनेशन सुन लीजिएगा, बड़े इत्मीनान से सुनिएगा कि क्योंकि समझ गए ना भाई, तो देखना लिखना इतना आसान हो जाता है कि आप कहेंगे सर अभी तक तो हम रट रहे थे, यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ, अब तो रटने की जरूरत नहीं है। फोटो बनाइए, बस दिल लगाइए, बस दिल और दिमाग से लिख देना है। तो क्या करोगे, मैं जैसे ही इसको इनपुट दिया तो ये भाई लिया, हाई भैया देखो, हाई प्लस है, ई माइनस, हाई प्लस ई माइनस, ऊपरे वाले को प्लस, नीचे वाले को माइनस एसी वोल्टेज का दिया हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, पहले हाफ साइकिल में, पहले हाफ साइकिल में हाई क्या होगा जी, प्लस होगा, ई क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, पहले हाफ साइकिल की मैं बात किया हूं, पहले हाफ साइकिल में S1 प्लस हो जाएगा, S2 हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे ही प्लस माइनस होगा तो बताओ यहाँ पीएन जंक्शन में P होता है प्लस, आयन होता है क्या जी, माइनस। यानी कि जो संधि है प्लस वाला प्लस, जो पीएन जंक्शन है उसका प्लस और ए वाला इनपुट के प्लस से जुड़ा हुआ है। तो याद करो, जब प्लस को प्लस से जोड़ते हैं, माइनस को माइनस से जोड़ते हैं, तो पीएन संधि अग्र अभिनत्व होता है। और जब पीएन संधि अग्र अभिनत्व होता है तो उस कंडीशन में परिपथ से होके धारा बहती है। इतनी बात समझ में आ गई कि यानी जब प्लस को प्लस से जोड़ देंगे, माइनस को माइनस से जोड़ देंगे, तो उस पीएन संधि अग्र अभिनत्व होता है, फॉरवर्ड बायस में होता है। उस कंडीशन में उस परिपथ से होकर धारा बहता है। तो यहाँ भी धारा बहेगा पहले हाफ साइकिल में, इसके धारा ये प्लस है तो ये धारा बहेगी, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा आधा।
चेंज हो गया, एसी से किस में चेंज हुआ, डीसी में चेंज हो चुका है। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। अब अगली बात मैं आपको बता दूं, अगले हाफ साइकिल में सेकेंड, पहले में तो बहा, दूसरे हाफ साइकिल में, दूसरे हाफ साइकिल में देखो रसगुल्ला ई है माइनस। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे रसगुल्ला, एक बात आप सुन लीजिए कि भैया अब तो हई हो जाएगा माइनस, ई हो जाएगा प्लस। जैसे ही हई माइनस हुआ, ध्यान से देखना, जैसे ही S1 माइनस, पीएन संधि वाला का पी प्लस वाला किसे जुड़ गया, माइनस से। याद करिए, जब पीएन संधि का, जो पीएन संधि का प्लस वाला किससे, माइनस से जुड़ता है, तो उस समय संधि से होकर कोई धारा नहीं बहती है। और जब कोई धारा नहीं बहती है, यह कंडीशन कहलाता है पीएन संधि पश्च अभिनत रिवर्स बायस के नाम से हम लोग जानते हैं। समझ में आ गई। जब प्लस वाले को प्लस से जोड़ते हैं तो अगला अभिनत धारा बहेगी, जब प्लस वाले को माइनस से जोड़ देंगे कोई धारा नहीं बहती है, उसको बोलते हैं पीएन संधि पश्च अभिनत रिवर्स बायस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये हो गया भाई रिवर्स बायस। दूसरे हाफ साइकिल में हाई जोन है, एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं किया, मतलब यूं यूं ए सीट खाली चला गया, यूं यूं ये सीट इतना खाली हो गया, आधा करंट किया आधा नहीं किया। फिर से अगले, पहले में गया धारा, दूसरे में नहीं गया, तीसरा हाफ साइकिल में फिर क्या हो जाएगा, ई प्लस हो जाएगा। जैसे ही यह प्लस हो जाएगा फिर ई प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ई प्लस होगा, ई प्लस है, तीसरे वाले में प्लस प्लस से जुड़ रहा है। उस कंडीशन में जो मेरा डायोड होगा अग्र अभिनत में होगा, फिर से धारा बहेगी, फिर से धारा बहेगी, फिर इसको एसी को क्या कर देगा, डीसी में कन्वर्ट कर देगा। फिर अगले हाफ साइकिल में नेगेटिव हो जाएगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, पश्च अभिनत में होगा, पश्च अभिनत में धारा नहीं बहेगा, फिर से ये सीट हमारा क्या हो जाएगा जी, यहां से यहां तक खाली हो जाएगा। फिर से अगले बार में धारा बहेगा, फिर से खाली हो जाएगा, फिर धारा बहेगा, फिर खाली हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। मतलब यह जो पूरा का पूरा सिस्टम है, इंस्ट्रूमेंट है, क्या कर रहा है जी, आधा एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है और आधे एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं कर रहा है। इसीलिए इसका नाम है पीएन संधि अग्र अभिनत, कब सॉरी, पीएन संधि अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, हाफ वेव रेक्टिफायर के रूप में इसका हम लोग यूज करते हैं। बात समझ में आई। आधा ही नाम क्यों दिया गया, अर्ध तरंग दिष्टकारी क्यों बोला गया, मतलब आधा ही इसका क्या हो रहा है, डीसी में कन्वर्ट हो रहा है, आधा नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं पीएन संधि अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, यह फिगर आपको समझ में आ गया होगा। यह हमारा है आउटपुट, आउटपुट वो है निवेशी, और ये बोलते हैं निर्गत, क्या बोलते हैं, निर्गत। बात समझ में आ गई। अब कहोगे सर जी लिखना बड़ा मुश्किल है, तो भैया लिखना क्या है, थोड़ा सा लिखोगे, यहाँ थोड़ा सा लिखोगे, पहले अर्धचक्र में, पीछे लिख दें, उसी चीज को लिखना है। चलो भाई थोड़ा सा लिख के दिखा दूं, मैं थोड़ा सा लिख के दिखा दे रहा हूं। पहले, पहले अर्धचक्र में, पहले अर्ध चक्र में, पहले अर्ध चक्र में डायोड, डायोड अग्र अभिनत पर होगा, अग्र अभिनति पर होगा, होगा, जिसके कारण धारा बहेगी, जिसके कारण धारा बहेगी और आधा एसी डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा, डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। आप अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, ध्यान से सुन लीजिए, आप अपने किसी का लैंग्वेज याद मत करिएगा, मैं बोल रहा हूं, मैं भी लिखवा रहा हूं, याद मत करिएगा। समझ आ दिया हूं, उस समझने पे फोकस करिएगा, लिखिएगा अपने लैंग्वेज, जो समझ में आएगा वहां, जो जो जैसे बनाए हैं वैसे वैसे आप एक्सप्लेन करके लिख दीजिएगा, ठीक है। तो पहले और चक्र में डायोड अग्र अभिनति पर होगा, जिसके कारण धारा बहेगी और आधा एसी डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से मैं लिखूंगा, अगले अर्धचक्र में, अगले अर्धचक्र में, अर्धचक्र में डायोड, जो डायोड है पश्च अभिनति पे होगा, पश्च अभिनति पर होगा, पश्च अभिनति पर होगा, जिससे
जिससे परिपथ में कोई धारा नहीं बहेगी, जिससे परिपथ में कोई धारा नहीं बहेगी, परिपथ में कोई धारा नहीं बहेगी, क्या बोलेंगे जी, नहीं बहेगी। और दूसरा अर्धचक्र डीसी में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी परिवर्तन नहीं होगा, कन्वर्ट नहीं होगा, CONVERT, कन्वर्ट नहीं होगा। इसी प्रकार तीसरे अर्धचक्र में डायोड अग्र अभिनति पर होगा, अग्र अभिनति पर होगा और AC DC में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ में आ गई बात? बोल रहा हूं ना, सुन रहे हो ना, तो भैया जरूरी नहीं है कि एकदम क्लियर लिखूं, अगर आप सुन ले रहे हो तो समझ में आ गया होगा। मतलब ये पूरा चीज आपको लिखना है। जैसे देखो, पहला में, तीसरा में, पांचवा में, सातवां में, ऐसे ही विषम नंबर है ना, तो इसमें धारा बह रही है, फिर से दूसरे में, चौथा में, छठे में धारा नहीं बहेगी, तो लिख दोगे कि विषम चक्र में धारा बह रही है, यानी कि डायोड अग्र अभिनत पे है, जिसकी वजह से AC DC में करंट हो रहा है। लेकिन सम चक्र में 2 4 6 जो दिया हुआ है, उसमें जो हमारा डायोड है पश्च अभिनत पे रह रहा है, जिससे कोई धारा नहीं बह रही है, AC DC में कन्वर्ट नहीं कर रहा है। और इस प्रकार से यह इंस्ट्रूमेंट आधा AC को DC में कन्वर्ट कर रहा है, इसीलिए नाम इसका पड़ा है अर्धचक्र दिष्टकारी के रूप में। बताओ समझ में आया कि नहीं? इसका फोटो ले लेना भाई, हट जा रहा हूं मैं। तो यह फोटो कितना अच्छे से समझ में आया भाई, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि यह फोटो कितना आपको समझ में आया है। ठीक है जी, कुछ बचा खुचा होगा उसको हम लोग कर निपटारा कर लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद से मैं चलूंगा सेट नंबर 3 पर, जो बचा खुचा है कल उसका निपटारा कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। बाकी कहीं भी प्रॉब्लम है आप कमेंट में जरूर लिख के बताइए, और आप इस समय कौन सी टॉपिक छूटा हुआ है, कोई ऐसा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम ही लिख दीजिए, बाकी सर ये टॉपिक थोड़ा बता दीजिए, उस टॉपिक पे वीडियो आपको मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल तैयार होंगे अगले वीडियो के लिए, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो फिर मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।